हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता है फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स का आज। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनके कुछ अलग मतलब हैं। वो नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस की तरह नहीं है, क्योंकि डायरेक्शंस भी इंक्लूडेड हैं वेक्टर्स के अंदर। तो डायरेक्शंस को कैसे ऐड करें, डायरेक्शंस के साथ दो चीज़ों को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, उन चीज़ों की हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आज का जो इस वीडियो में है, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को हम ऐड करना सीखेंगे, या इन जनरल एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मीनिंग क्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मान लो एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जिसको घर से स्कूल जाना है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं उसका घर है, यहाँ पे उसका स्कूल है। तो घर से स्कूल जाते वक्त जो उसका रास्ता है, उस रास्ते को मैं यहाँ पे वेक्टर्स की मदद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट रास्ता होगा तो उसको, उसके लिए मैं एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। जैसे मान लो बच्चा घर से निकला, घर से निकलने के बाद उसने राइट साइड में कुछ S1 की डिस्प्लेसमेंट करी। ठीक है, यहां से यहां गया, कुछ S1 डिस्प्लेसमेंट करके। S इज द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद रास्ता बदल गया कुछ, उसका सड़क मुड़ गई, तो S2 डिस्प्लेसमेंट करी उसने, तो नेक्स्ट अगला वेक्टर आ गया ये। फिर उसके बाद S3 डिस्प्लेसमेंट करी। जो भी उसका रास्ता है घर से स्कूल जाने का, बस उसको यहाँ पे S1, S2, S3 वेक्टर्स की मदद से लिखा जा रहा है। फिर इस रास्ते पे गया, S4 डिस्प्लेसमेंट करी उसने, फिर फाइनली S5 डिस्प्लेसमेंट करके वो स्कूल तक पहुंच गया। अगर इस रास्ते से वो स्कूल तक पहुंचा है तो इसके अंदर मैंने जितने भी स्ट्रेट रास्ते थे उन स्ट्रेट रास्तों को छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स में तोड़ दिया। तो अब हुआ क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट सब बच्चे जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट जहां भी वो पहुंचा उसको मिलाने वाला एक स्ट्रेट वेक्टर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हो। शॉर्टेस्ट पाथ से होके जाने वाला जो वेक्टर बनेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बाय कॉमन सेंस वी कैन राइट कि S1, S2, S3, S4, S5 जितनी भी छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स हुई, इन सब का रिजल्टेंट या इन सब की एडिशन वो क्या बनी, ये। दिस ग्रीन वेक्टर, होम से स्कूल तक को मिलाने वाला स्ट्रेट वेक्टर, इज कॉल्ड एज एस टोटल। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एस टोटल वेक्टर कैन बी रिटन एज S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। तो यही एक बेसिक बात है। जिस तरह से मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट को समझाया, इन जनरल हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ठीक इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसी बात को एक लॉ के अंदर लिखा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइंगल लॉ। पार्ट 1 जो है इस एडिशन ऑफ वेक्टर्स की इस वीडियो का, पार्ट 1 जो आज हम देखने वाले हैं, दैट इज मेन ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है इसकी। This law is used for adding two vector, which states that when two vectors are arranged in a head to tail formation, then the vector joining initial tail to final head is called as resultant या addition of those two vectors। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक ए वेक्टर है, कोई भी एक ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है। ठीक है, अब बी वेक्टर, ध्यान से देखो, हेड टू टेल फॉर्मेशन का क्या मतलब है। हेड टू टेल फॉर्मेशन का मतलब है एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड पे है, दिस इज हेड टू टेल फॉर्मेशन। और इनिशियल टेल का मतलब क्या है और फाइनल हेड का मतलब क्या है, ये इनिशियल टेल है जहां से अपन ने ए वेक्टर को बनाना शुरू किया, और फाइनल हेड ये पूरा का पूरा सिस्टम का जो फाइनली कहां पे जाके रुका, ये यहां जाके रुका, दैट इज फाइनल हेड। तो कहता क्या है ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ कहता है कि इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिला दो तो रिजल्टेंट मिल जाएगा, या एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स मिल जाएगी। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। वही कॉमन सेंस वाली बात जो अपन ने इससे पिछले एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट्स के थ्रू समझी, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे ट्राइंगल लॉ दो वेक्टर्स के लिए बोल रहा है। तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला, दिस इज सम अदर वेक्टर, उसको मैंने आर सिंबल दे दिया रिजल्टेंट के नाम पे, आर। आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब यहां से एक चीज हमें कॉमन सेंस से दिखाई दे रही है कि ये तो एक ट्राइंगल बन गया, इन तीनों वेक्टर्स से मिलके ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल की दो साइड्स का सम कभी तीसरी साइड के बराबर नहीं होता, या दो साइड्स का सम
तीसरी साइड से हमेशा बड़ा ही होता है। एक पुरानी 7th 8th में, एक बचपन में आती हैं बातें तो याद होंगी शायद। तो एक ट्रायंगल के अंदर अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मान लो 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो 5 है, तो डेफिनेटली ए प्लस बी 8 तो नहीं होगा, 8 तो नहीं होगा, उससे कुछ कम ही होगा, ये बात हम बोल सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन में 3 + 5 इज नॉट इक्वल टू 8, ध्यान में रखना है। ट्रायंगल लॉ की मदद से तमीज से प्रॉपरली दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। आई होप क्लियर होगा। और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, यूज ट्रायंगल लॉ टू राइट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन x, y एंड z वेक्टर इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो एक पहले केस में ये कुछ डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें 3 वेक्टर्स दिखा रखे हैं x, y और z। इन तीनों में किन दो की एडिशन तीसरा है, हमें बस ये ढूंढना है और कुछ नहीं करना, रिलेशन लिखनी है, करेक्ट रिलेशन। तो सबसे पहले हम क्या खोजेंगे इसमें, सबसे पहले हम खोजेंगे कि किस वेक्टर का हेड दूसरे की टेल पे बैठा है। तो ध्यान से देखो, एक्स और वाई का तो टेल टेल मिली हुई है। वाई का हेड जेड की टेल पे बैठा है। तो इसका मतलब यहां ये हो गई इनिशियल टेल, फिर ये हो गया हेड टू टेल फॉर्मेशन, और ये हो गया फाइनल हेड। तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड तक कौन सा वेक्टर बना है, एक्स वेक्टर बना है। तो आई कैन राइट एक्स वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ वाई एंड जेड। दैट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स, वाई एंड जेड हेयर। अगले डायग्राम में देखो, अगले डायग्राम में एक्स, वाई, जेड कुछ इस तरह से बने हुए हैं। सबसे पहले हम वही खोजेंगे कि किस वेक्टर का हेड दूसरे की टेल पे है। तो यहां से देखो, y और z का हेड हेड मिले हुए हैं, x और y का टेल टेल मिले हुए हैं यहाँ पे। तो और x और z का हेड और टेल मिले हुए हैं। दिस इज हेड टू टेल फॉर्मेशन। तो ये हो गई अपनी इनिशियल टेल, ये हो गया हेड टू टेल फॉर्मेशन, ये हो गया फाइनल हेड। तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला कौन सा वेक्टर है यहाँ पे, y वेक्टर। तो y वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ x एंड z here. These are the answers. These are the correct relations between x, y and z in the following two cases. आई होप समझ में आ गया होगा। हमें हेड टू टेल फॉर्मेशन देखनी है एज पर ट्राइंगल लॉ, और इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। अगला सवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 2। दो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं F1 एंड F2 जिनके मैग्नीट्यूड्स हैं 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, are acting on a block as shown in the figure. Find total force on the block. अब देखते ही गधों की तरह से 3 + 4 = 7 आंसर मत बोल देना, ठीक है। फोर्सेस हैं, डायरेक्शंस भी यहाँ दिखा रखी हैं, तो वेक्टर एडिशन हमें करनी है यहाँ पे। तो F1 वेक्टर का इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4, दोनों के बीच में एंगल दे रखा है 90 डिग्री। किसी एक ब्लॉक पे ये लग रहे होंगे। नेट फोर्स बताना है या इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो ध्यान से देखो डायग्राम में, क्या इन दोनों वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स हेड टू टेल फॉर्मेशन में है? नो, दोनों की टेल टेल मिली हुई है। तो हमें सबसे पहले ट्रायंगल लॉ अगर अप्लाई करना है तो एक वेक्टर के हेड को दूसरे की टेल पे रखना होगा। मान लेते हैं ये पहले F1 ड्रॉ कर लिया। एक वेक्टर को उठा के मैं कहीं भी रख सकता हूं, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जैसे F1 वेक्टर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, F1 वेक्टर यहां ड्रॉ कर लिया अलग से। दिस इज अवर F1 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 3। F2 वेक्टर की टेल को अब मैं F1 वेक्टर के हेड पे रखने वाला हूं। तो F2 वेक्टर को उठा के यहां रख रहा हूं सच दैट उसकी टेल F1 के हेड पे आ गई। तो दिस इज अवर F2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 4। अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है इनिशियल टेल, इनिशियल टेल कौन सी हुई? ये। फाइनल हेड कौन सा हुआ? ये। तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है, दिस इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। और क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर थे तो यहां 90 डिग्री बना देते हैं। अब ये इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना हो गया? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो याद होगा 3 और 4 है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 5। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज नथिंग बट 5। तो 3 + 4 इज हेयर 5। यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब स्केलर एडिशन यहाँ पे काम नहीं करेगी, वेक्टोरियली हमें ट्रायंगल लॉ की मदद से निकालना पड़ेगा। तो इस F1 + F2 को चाहो तो उस ओरिजिनल क्वेश्चन के डायग्राम में भी ड्रॉ कर देते हैं। तो F1 + F2 वेक्टर कुछ इस तरह से आ रहा है, F1 + F2 वेक्टर कुछ इस तरह से बन रहा है। दिस इज F1
वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया है रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5, पाइथागोरस थ्योरम। एंड एंगल डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर का आंसर देना है तो हमें डायरेक्शन का भी आंसर देना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हमें कोई एंगल चाहिए होगा। इस ट्राइंगल में देखो एंगल, ये वाला एंगल याद है, ये वाला एंगल थीटा अगर बोल दें तो tan थीटा बन रहा है 4/3। tan थीटा 4/3 कब होता है, जब थीटा 53 डिग्री हो। याद करो वो टेबल ट्रिग्नोमेट्री वाली, 37 और 53 दो स्पेशल एंगल मैंने बताए थे। 37 53 को याद रखने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये 3 4 5 वाले ट्राइंगल के ही दो एंगल्स 37 और 53 होते हैं। 3 के सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल 37 होता है, 4 के सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल 53 डिग्री होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, प्रॉपर लैंग्वेज में अगर आंसर बताना है तो हम बोलेंगे आंसर इज 5 न्यूटन्स एट 53 डिग्री फ्रॉम F1। F1 से 53 डिग्री एंगल पे 5 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है। दिस एंगल इज 53। यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा ट्रायंगल लॉ किस तरह से यूज कर रहे हैं हम वेक्टर एडिशन के लिए। एक आसान एग्जांपल था ये। अगला इलस्ट्रेशन देखो, टू परपेंडिकुलर फोर्सेस, सॉरी ये परपेंडिकुलर मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे। टू फोर्सेस F1 and F2 of magnitude 10 newtons each are acting on a block as shown in the figure। एक ब्लॉक पे दो फोर्सेस 10-10 न्यूटन के इस तरह से 120 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं। फाइंड टोटल फोर्स ऑन द ब्लॉक। दोनों पे टोटल फोर्स निकालना है। अगेन 20 न्यूटन आंसर मत कर देना, 10 + 10 20 होता है सर, ऐसा कुछ नहीं है। वेक्टर्स की एडिशन करनी है। तो फिर से वही, क्या ये दोनों वेक्टर्स हेड टू टेल फॉर्मेशन में है, नहीं है, टेल टू टेल फॉर्मेशन में है। दोनों की टेल्स मिली हुई हैं यहाँ पे ब्लॉक पे। तो सबसे पहले हम F1 और F2 को बनाएंगे, एक का हेड दूसरे की टेल पे रखेंगे। तो ये F1 वेक्टर ड्रॉ किया जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और इसके हेड पे दूसरे की टेल रख दी, मतलब इस F2 को उठा के यहां ले आए। दिस इज अवर F2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी है 10। अच्छा, अब एंगल देखना है हमें। ये वाला एंगल जो था, ये एंगल 120 गिवन था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 180 - 120 60 डिग्री एंगल हो गया। अच्छा, ये इनिशियल टेल है, ये फाइनल हेड है। ये दोनों वेक्टर्स हेड टू टेल फॉर्मेशन में बन चुके हैं। तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर बन गया ये। तो दिस इज आवर आंसर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, दैट इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो कितना बन रहा है ये एंगल 60। F1 और F2 दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम दे रखे थे। F1 F2 दोनों के मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल तो एक आइसोस्सेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोस्सेलेस ट्राइंगल का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम हो गए। अच्छा, इस एंगल को मन ही मन अगर थीटा बोल दें, ये थीटा है, ये थीटा है, तो आई कैन राइट ये थीटा है बिकॉज ऑफ आइसोस्सेलेस, और ये तीसरा 60 डिग्री है क्योंकि 120 से वो बना, गिवन था। तो आई कैन से थीटा प्लस 60, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से थीटा की वैल्यू सॉल्व होके बन रही है 2 थीटा इज इक्वल टू 120, या थीटा भी आ गया 60। मतलब ये तो सारे ही एंगल 60 हो गए। मतलब ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया किस्मत से। तो ये जो तीसरी साइड है, जो ग्रीन कलर वाली साइड है, ये ग्रीन कलर वाली साइड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 10। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में दो साइड्स अगर 10 है तो तीसरी भी 10 ही होगी ऑब्वियसली। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने पहले प्रूव किया, F1 प्लस F2 इज हेंस 10। मतलब दो फोर्सेस लग रहे हैं 10-10 न्यूटन के, और दोनों का रिजल्टेंट भी 10 ही न्यूटन है। बड़ी अजीब बात है, बट ट्राइंगल लॉ यही कह रहा है और यही सही भी है। इसको हम फाइनली यहाँ पे इस ओरिजिनल क्वेश्चन के डायग्राम में भी ड्रॉ कर देते हैं। तो F1 प्लस F2 कहाँ कितने एंगल पे आया, ये वाला एंगल 60 डिग्री बना। तो 60 डिग्री एकदम ठीक बीच में ऐसे। ये अगर एक ब्लॉक पे दो फोर्स F1 F2 लगेंगे तो वो जाएगा इस ब्लू वाली लाइन के अलोंग, हम ऐसा बोल सकते हैं। उसकी जो मोशन होगी या जो एक्सलरेशन आएगी वो इस F1 प्लस F2 के अलोंग आएगी, जिसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो दिस इज अवर आंसर। तो इन दोनों ही सवालों में हमने देखा कि किस्मत से ये तो एक पिछले क्वेश्चन में
राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इस क्वेश्चन में गलती से इक्वेटरल ट्राइंगल बन गया। बट अब तुम्हारे मन में ये डाउट बन रहा होगा कि सर अगर कुछ भी ना बने, कुछ अजीबोगरीब स्केलिन ट्राइंगल बन जाए, तो फिर हम तीसरी साइड कैसे निकालेंगे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे उसकी एक फॉर्मूला हम डिराइव कर लेंगे उसका, और फॉर्मूले को रट के आगे काम कर लेंगे कि भाई अगर इन जनरल कोई राइट एंगल ट्राइंगल या इक्वेटरल ट्राइंगल या कुछ अच्छी फिगर नहीं बनती है ट्राइंगल लॉ में, तो हम किस तरह से काम करेंगे उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक सवाल और देखते हैं अभी, इलस्ट्रेशन नंबर 4, थोड़ा सा टफ, ध्यान से पढ़ो। जिसको अभी तक की सारी बातें समझ में आ गई हैं वो खुद से एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर कर सकते हो तो। अदरवाइज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, हैव देयर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। अच्छा, इसको जो भी हम बातें लिखी हैं इसको ना मैथमेटिकली भी लिखते रहते हैं। पहली बात ये लिखी हुई है ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट माने a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, पहली बात ये लिखी हुई है। दूसरी बात लिखी हुई है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 12 है। तीसरी बात लिखी हुई है एंड सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इज 18। ध्यान से लैंग्वेज, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का सम 18 है। दोनों देखो अलग अलग बातें हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अलग 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 चीज है और वेक्टर्स के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का सम अलग चीज है। बताना है ए और बी के मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। तो इन सारी बातों को एक डायग्राम में इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक ए वेक्टर बना दिया मैंने, ये रहा अपना ए वेक्टर। अच्छा, अब बी वेक्टर तो पता नहीं कहाँ है, उसकी हेड टू टेल फॉर्मेशन में उसको ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें ए और बी के बीच में एंगल ही नहीं पता, ना ही उनके मैग्नीट्यूड्स पता। लेकिन एक बात दे रखी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू ए है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को बना देते हैं, ये रहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है 12, 12 यहां लिख लेते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता नहीं कितना है, मान लेते हैं एक्स। अच्छा, और बी वेक्टर हेंस कैसा बनेगा, इसको ट्राइंगल लॉ से सोच लो। बी वेक्टर जो है ए और बी हेड टू टेल फॉर्मेशन में होते हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनिशियल टेल से फाइनल हेड तक जाता है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हुआ इनिशियल टेल जहां से ये रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट हुआ, और ये वाला पॉइंट हुआ फाइनल हेड। इसका मतलब फाइनल हेड यहां आएगा, फाइनल हेड यहां आएगा, मतलब बी वेक्टर का हेड यहां आएगा, और बी वेक्टर हेड टू टेल फॉर्मेशन में होना चाहिए, मतलब बी वेक्टर की टेल यहां आएगी। ध्यान से सुन लो, बी वेक्टर की टेल यहां आनी चाहिए, तभी हेड टू टेल फॉर्मेशन बनेगी। जो भी बातें मैं सोच रहा हूं वो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से सोच रहा हूं, और बी वेक्टर का हेड यहां बनना चाहिए ताकि फाइनल हेड वो बने और ए प्लस बी इस तरह से बनाया जा सके। तो हेंस इन सारी बातों को क्लब करते हुए अब मैं बी वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। तो दिस इज अवर बी वेक्टर। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है पता नहीं, लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम 18 दिया हुआ था। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने x मान लिया, लेट किया ये, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मुझे मेरे पास ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, जिसमें मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं पता, बेस नहीं पता, लेकिन परपेंडिकुलर पता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स की वैल्यू सॉल्व करने के लिए आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या बन रहा है ये, दिस इज 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 इंटू एक्स, दैट इज 36x। तो यहां से x सॉल्व हो रहा है, एक्स स्क्वायर कट गए, ये बन रहा है 36x इज इक्वल टू 324 माइनस 144, ये बन रहा है हाउ मच, दिस इज 180। मतलब x आ गया यहां से, x इज इक्वल टू 5। x अगर 5 आ गया मतलब 18 माइनस एक्स जो कि b वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, 18 माइनस एक्स कितना बन गया, 18 माइनस एक्स हो गया 13। मतलब आंसर क्या लिखेंगे, आंसर अगले पेज पे लिख देता हूं मैं। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 5, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 13। ये दो तो आंसर हो गए a पार्ट के आंसर्स।
और क्या पूछा गया था हमसे, एक बी पार्ट और पूछा गया था, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर में इस डायग्राम को देख के एंगल बताना है। तो अगेन सिली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि ये वाला एंगल आंसर कर देते हैं जल्दीबाजी में, लेकिन ये एंगल नहीं है। ध्यान करो, पिछली वीडियो में मैं बेसिक्स में बताया था मैंने कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तब देखा जाता है जब उनकी टेल से टेल मिली हो। ट्रायंगल लॉ में कभी टेल से टेल मिलती नहीं है क्योंकि वो तो हेड टू टेल फॉर्मेशन में बनता है। तो यहाँ से यहाँ पे हमें सबसे पहले टेल से टेल मिलानी पड़ेंगी। तो ए वेक्टर को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ आगे डिस्प्लेस करके यहाँ भी बनाया जा सकता है ए वेक्टर को। तो ये वाला जो एंगल बना, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा आंसर होगा बी पार्ट का। ये एंगल कितना होगा, उसके लिए मुझे निकालना तो यही वाला एंगल पड़ेगा। देखो ये वाला, ये एंगल, क्या ये एंगल थीटा मैं जानता हूँ? हाँ जानता हूँ, डिग्रीज में नहीं जानता बट वैसे तो जानता हूँ। टैन थीटा, टैन थीटा कितना है 12/x, x कितना है 5, हम निकाल चुके हैं। तो ये टैन इनवर्स 12/5 है थीटा। तो आंसर ऑफ बी पार्ट क्या हो जाएगा? आंसर ऑफ बी पार्ट इज, अगले पेज पे लिख देते हैं, आंसर बी इज 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ये अगर थीटा है तो आंसर ऑफ बी पार्ट इज 180 माइनस थीटा। और थीटा कितना है? थीटा है 12, टैन थीटा जो है दैट इज 12/5। तो इसको कैसे लिखेंगे? 180 डिग्री माइनस टैन इनवर्स 12/5। थीटा एक ऐसा एंगल है जिसका टैन 12/5 है। डिग्रीज में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसी फॉर्मेट में आंसर को हम छोड़ देंगे। अगर आगे कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, टैन इनवर्स 12/5 की वैल्यू अगर डिग्रीज में गिवन है या रेडियंस में गिवन है तो वो भी पुट कर सकते हैं। बट इन जनरल अपन क्लास 11-12 में इस तरह से विदाउट एनी डेसिमल्स एंड विदाउट एनी फ्रैक्शन इस तरह से आंसर्स को छोड़ सकते हैं जितना मेंशन है उसके हिसाब से। तो आई होप क्लियर होगा सारी ये ट्रायंगल लॉ की बातें। ट्रायंगल लॉ आज की इस वीडियो में हमने बस इतना ही देखा कि ट्रायंगल लॉ का यूज़ कैसे करना है। अब किस्मत से अगर गंदा ट्रायंगल बन गया, ना इक्विलेटरल बना, ना आइसोसेलेस बना, ना राइट एंगल बना, कोई भी अजीब सा स्केलिन ट्रायंगल बन गया, तो क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस फॉर्मूले पे बेस्ड और बहुत सारी ट्रायंगल लॉ की इन जनरल बातें करेंगे। तो आई होप सब कुछ चमक रहा होगा बढ़िया से और समझ में आ रही होंगी चीज़ें। क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो अच्छी किताबों से, और मतलब बेकार किताबों से, जिन जिन किताबों में क्वेश्चंस में एरर्स बहुत हैं या आंसर्स में मिस्टेक हैं, उन बुक से क्वेश्चन को मत सॉल्व करो। अच्छी किताबों से, प्रेफरेबली एच.सी. वर्मा, सभी जानते हैं एच.सी. वर्मा बहुत अच्छी किताब है, उससे क्वेश्चंस को ट्राई करना शुरू कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।